नमस्कार दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू इस प्रोग्राम में मैं नीलेश फरकाड़े आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जल, नीर ये शब्द एक ऐसी चीज़ के हैं जिसके बिना मानव जाति की या फिर जीवन की अपेक्षा ही हम नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पानी की। ये पानी वो चीज़ है जिसके लिए तीसरा विश्व युद्ध होने की कगार पर होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, ऐसी बात कही जाती है। ऐसी चीज़ में बात क्या है? अगर पानी हड़ताल पे चला जाए तो निश्चित तौर पर कोई जीवित नहीं रह पाएगा, मगर इस पानी को संभालने का, संजोने का काम हमें करना है। हम बात तो करते हैं इन चीज़ों की, मगर साथ ही साथ हम सच में क्या ये चीज़ें कर पाते हैं? तो इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है कौस्तुभ चटर्जी जी, जो कि संस्थापक है ग्रीन विजिल फाउंडेशन के। वर्डिंग थोड़ा सा अलग है मगर काम भी उतना ही अलग है। दोस्तों, अब बात करेंगे इस पानी की, तो नागपुर में कौस्तुभ चटर्जी को छोड़कर पानी के संवर्धन की, पानी के विकास की और साथ ही साथ पानी को संजोने की, उसे साफ रखने की बात ही नहीं हो सकती। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहली बात, पानी के लिए आप कई सालों से काम करते आ रहे हैं। पानी के लिए कई चीज़ों को भी आपने तवज्जो दी, कई बार आपको परेशानियां भी उठानी पड़ी इसके लिए, और आपका अच्छा खासा इस फाउंडेशन के माध्यम से काम भी चल रहा है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि पानी की बात ही क्यों, उसका महत्व आप अगर बता रहे हैं, इतने लोग बता रहे हैं, तो आज तक ये बात लोगों के समझ में क्यों नहीं आई, या फिर अगर आई भी है तो उतना उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, क्या होता है कि जब तक हम लोग कहते हैं ना कि पानी जब तक सर के ऊपर से नहीं बहता है तब तक हमको उस चीज़ की अहमियत नहीं समझती है। और इस कोरोना काल ने हमको दिखा दिया है कि एक छोटा सा वायरस हम सबको, हम ये मनुष्य प्रजाति जो इस पृथ्वी के हम रचयिता समझते थे अपने आप को, एक छोटे से वायरस ने दिखा दिया कि हम रचयिता नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है, हम इस पूरे इकोसिस्टम के एक छोटे से पार्ट हैं और हमें घर के अंदर बैठा दिया जी। उसी तरह से आज अगर हम पानी की बात करते हैं, आज पानी बहुत अवेलेबल है, मगर अगर हम देखें कि उसमें से हार्डली कुछ प्रतिशत हमारे पीने के लिए बोलिए या उसके लिए हमारे पास पानी अवेलेबल है, मगर इसकी अहमियत हम आज भी नहीं समझ रहे। तो आज जो जल प्रदूषण है वो भारी मात्रा में होते जा रहा है। जल प्रदूषण, आज जल प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इसके दो मुख्य स्रोत हैं जी। पहला स्रोत है औद्योगिक इकाइयां, मगर औद्योगिक इकाइयों के ऊपर में एक रोक लगा हुआ है, क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और उसके अंडर में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और हर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय उनके स्टेट की राजधानी में है। और इनका काम है कि प्रदूषण को रोकना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जी। तो ये इंडस्ट्री के ऊपर में नजर रखे हुए हैं कि इंडस्ट्री कहीं पोल्यूटेड वाटर बाहर तो नहीं फेंक रहा है, तो इनके ऊपर तो एक रोक है। फिर भी इंडस्ट्री इधर उधर से फेंक ही देता है, बट फिर भी इनके ऊपर एक रोक है। मगर दूसरा जो स्रोत है वो है सीवेज का डिस्चार्ज होना। जो हमारे घरों से निकलने वाला किचन, टॉयलेट, बाथरूम से जो पानी निकल रहा है वो सीवेज है। वो सीवेज का निकलना आज हमारे यहां मुख्य, देश में मुख्य प्रदूषण का कारण बन चुका है। अगर आप देखते हैं कि कोरोना में लोगों ने कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत आपने देखा, व्हाट्सएप के प्रोफेसर कह रहे थे कि गंगा यमुना सब एकदम स्वच्छ हो गया। वो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद थी, इंडस्ट्रीज का पानी नहीं आ रहा था। मगर सीवेज जो है हमारे घरों से निकलने वाला, वो तो बिना ट्रीटमेंट के इन सब नदियों में जा रहा था। जितने स्क्वायर मीटर में पहले 20 लोग थे उनके लिए कुआं था, आज उतने ही स्क्वायर मीटर में 300 लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स बने हैं, फ्लैट्स की में। अब 300 लोगों के लिए वो कुआं तो काम नहीं करेगा, अब वो बोर मारेगा। अब वो समझ लीजिए जितना बोर मार रहा है 200 मीटर बाद यही कहानी है। ये देश पांडे जी का घर था तो वो पांडे जी का घर है, तो वो उससे ज्यादा बोर मारेगा। और एक चीज, नागपुर में डेवलपमेंट हो रहा है, तो नागपुर में सीमेंट रोड पूरी बिसात बिछ रही है, तो जो बारिश का पानी है वो धरती के नीचे जा नहीं पा रहा है। आज जो बारिश का पानी है, हम लोग नाग नदी सफाई करते हैं हर बारिश के पहले, क्यों, जिससे कि पानी निकल के चला जाए, बिना रुकावट पानी निकल जाए। बट हमारे धरती को पानी नहीं मिल रहा है बॉस। एक तो आप बोर मार मार के जो पानी है उसको निकाल ले रहे हो, ऊपर से जो बारिश का पानी है उससे आप अंदर जाने नहीं दे रहे हो, तो इससे आपका जो भूजल है वो दिन पर दिन कम होते जा रहा है।
और ये एक बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में कम से कम आज ही 30% नागपुर के सिटीजन्स को पानी की बहुत किल्लत होती है। बिल्कुल है, और स्पेशली जो एरिया नया बना है और वहाँ पर जो कम थोड़े मजदूर कश लोग रहते हैं, उनको तो पानी की समस्या होती है, बहुत होती है। अब हमारे पास वाटर के सोर्स बढ़ नहीं रहे, वाटर के सोर्स घट रहे, पॉपुलेशन बढ़ रहा है जी। तो आने वाले दिनों में जो 30% है ये और बढ़ के 50-60% तक पहुंचेगा। आपने अपनी बात में सर नाग नदी का जिक्र किया। नाग नदी के लिए भी 22,000 करोड़ रुपए का कुछ ऐसा फंड आने वाला है जिसके थ्रू नाग नदी को स्वच्छ करने का अभियान चलाया जाएगा। एक नागपुरकर होने के नाते मेरे भी मन में ये शंका है कि ये किस तरह से काम करे। साथ ही साथ सिचुएशन ऐसी कि नागपुर के नाग नदी में जो कचरा रोज डाला जाता है, कचरा ही कहेंगे हम, जो गार्बेज जो डाला जाता है, वो डालने के रास्ते तो बंद हुए नहीं, फिर नदी कैसे सिरे साफ होगी? पहला सवाल। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय ऐसा कि अगर नाग नदी साफ करने की बात हम करते हैं तो जिसकी बात अपनी आपने जो सीवेज निकलता है वो कहाँ जाएगा? जो बिल्कुल वो भी उसी में सारे पाइपलाइन, और सालों पुरानी किस बात है वो, कोई आज की तो है नहीं, तो उसका क्या? ये सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है। आज देखिए हम नाग नदी को नदी कह रहे हैं क्योंकि इसी के नाम पर से नागपुर शहर बसा है। हम जानते हैं नाग नदी का इतिहास जी। मगर अफसोस की बात यह है कि आज नाग नदी में कोई पानी का स्रोत ही नहीं है। जो नाग नदी में बह रहा है ये सीवेज है, मतलब हमारे घरों से निकलने वाला पोल्यूटेड वाटर, किचन बाथरूम टॉयलेट से निकलने वाला पानी। बराबर। लोग कहते हैं कि नाग नदी का उगम स्थान लाभा करके जगह है, वहाँ ऊपर से पानी पहाड़ों से बह के आता था, वहाँ से बहता था। आज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया है, वहाँ पे लेआउट बन गया है, अब नाग नदी का उगम स्थान वहाँ पे है नहीं। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि नाग नदी के उगम स्थान अंबजेरी लेक का ओवरफ्लो माना जाता है। अब आप बताइए कि एक लेक का ओवरफ्लो किसी नदी का उगम स्थान कैसे हो सकता है? सही बात है। उससे नदी रूपांतरित कैसे हो सकता है? नदी तो वो है ना जहां पे पानी 12 महीना बहे, भले उसमें पोल्यूटेड वाटर आ जाए, सीवेज आ जाए, मगर बेसिक पानी है, बेसिक पानी है, उसमें सीवेज पोल्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पोल्यूट कर रहा है। पर हमारे यहां पे तो वो बेसिक पानी नहीं है। और आप अगर सीवेज की एंट्री नाग नदी में बंद कर दोगे तो नाग नदी सूख जाएगा, फिर कहानी खत्म हो गई। अभी जो किया जा रहा है, जिसपे सोच विचार किया जा रहा है, और शंकर नगर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी लग गया है। अब विचार यह किया जा रहा है कि सीवेज को पहले रोका जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा, और ट्रीट करने के बाद ट्रीटेड सीवेज नाग नदी में छोड़ा जाएगा। तो मुद्दा ऐसा है कि आज जो रॉ सीवेज आ रहा है उसका अगर हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखते हैं तो वो 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD हम देखते हैं तो वो करीब 450 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। ट्रीटमेंट करने के बाद COD 450 से घट के 20 पे आ जाएगा, और BOD 200 से घट के शायद 10 पे आ जाएगा मिलीग्राम पर लीटर। पर बहेगा तो सीवेज ही, पहले अनट्रीटेड था, अभी ट्रीटेड है। तो इसलिए मेरा ये सोचना है कि ये सोचना पड़ेगा, जैसे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी नदियों को जोड़ना जी, जो अब मोदी सरकार के इसमें फिर से पुनर्जीवित हुई है वो कॉन्सेप्ट कि नदियों को जोड़ेंगे। तो वही अगर हम नागपुर में इस पे हम चिंतन मंथन करें कि आसपास में जो नदियां हैं अगर उनके किसी स्रोत को लाके हम नाग नदी से मिला सकें तो ही सही रूप में नाग नदी पुनर्जीवित होगी। क्योंकि नदी में स्वच्छ पानी का स्रोत होना वो बेसिक नेसेसिटी है। सही बात नहीं, उसमें मेरा भी एक कंफ्यूजन है सर। आपने जैसे कहा कि शंकर नगर में एक प्लांट लगाया गया है जहाँ से वो सीवेज को क्लियर करके फिर वो आगे भेजा जाता है, मगर पानी तो शंकर नगर से लेके या फिर अंबादरी से लेके पारडी तक, हम पारडी तक का ही एरिया कवर अप करते हैं। बराबर है। इन सारी जगहों पर अलग अलग पाइपलाइंस के माध्यम से सीवेज आ रहे हैं, तो उस क्लीनिंग का फायदा क्या फिर? वो तो बिल्कुल फिर से खराब नहीं, हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप ट्रीटेड सीवेज छोड़ेंगे तो आपको ये पूरा जो 17 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है वहां पे कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पड़ेंगे, और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा
कि थोड़ा सा भी अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली नहीं जा रहा है। क्योंकि आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि अगर मैं 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया और मैं 100 mld मिलियन लीटर्स पर डे सीवेज ट्रीट करके नाग नदी में छोड़ रहा हूं और बाकी 100 mld डायरेक्ट रॉ सीवेज आ रहा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। आपको पूरे स्ट्रेच में बनाने पड़ेंगे, पूरे सीवेज को रोकने पड़ेंगे और फिर उसको ट्रीट करके अंदर डालना पड़ेगा जी। मगर फिर भी बहेगा सीवेज ट्रीटेड। तो इसलिए पानी का स्रोत लाना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी शायद नाग नदी फिर से अपना पुराना वैभव प्राप्त कर पाएगी। बिल्कुल। विषय सर ये तो हो गई नाग नदी की बात और नदियों की बात। मौसम अब चल रहा है वो त्योहारों का चल रहा है। त्योहार, इसमें सबसे बड़ा त्योहार आता है गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करने के समय का। अब 1.5 दिन के गणपति तो उठना शुरू हो गए हैं, आज से होगा। इन सारी चीज़ों में अब कृत्रिम तालाबों में लोगों को इंसिस्ट किया जा रहा है एनएमसी की तरफ से कि आप वहाँ पर मूर्ति विसर्जित करें। अब स्थिति ये है, तालाबों में क्यों नहीं? एक पीओपी का मुद्दा सामने किया जाता है, इसके अलावा लोगों के पास और कोई ठीक से जानकारी नहीं है, आप उसे क्लियर करें। जी देखिए, अभी अगर हम 10 साल पहले जाएंगे तो मूर्तियों का विसर्जन सिर्फ तालाबों में होता था। फिर ये जो आर्टिफिशियल टैंक का कॉन्सेप्ट है वो तत्कालीन महापौर थे माननीय अनिल जी सोले, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया और लोगों तक पहुंचे कि भाई जो पीओपी की मूर्ति है, पीओपी का प्रॉब्लम क्या है? पीओपी जो है वो जिप्सम से बनता है और पीओपी जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जैसे का वैसा ही रहेगा, ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पंच तत्वों में विलीन कर पाएगा और ना ही वो घुलेगा, ना ही वो डिसॉल्व होगा। आज मिट्टी की मूर्ति अगर हम पानी में रखते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, वो मिट्टी फिर से मिट्टी के रूप में आ जाता है, पर पीओपी नहीं होता है। सो आज आप बड़े गणपति, छोटे गणपति जो भी आप तालाब में डालोगे वो आने वाले कई सालों तक वैसे ही पड़ा रहेगा। ये पीओपी का सबसे मेन प्रॉब्लम है। दूसरा, पीओपी में पेंट करने के लिए जो पेंट यूज होता है उसमें हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे क्रोमियम, कैडमियम, जिंक, मरकुरी, और ये फूड चेन के जरिए इंसान के शरीर तक भी पहुंच सकता है। जैसे देखिए, आप फुटाला में विसर्जित करेंगे, फुटाला में मछली पकड़ा जाता है, गांधी सागर में मछली पकड़ा जाता है, वो बेचा जाता है। तो ये जो पेंट है ये छोटे मछली, छोटे कीड़े, छोटे मछली, बड़ी मछली, उनके शरीर से होते हुए इंसान के शरीर तक पहुंचेगा। तो ये पीओपी को, जैसे इस साल पीओपी को संपूर्ण रूप से मूर्ति को बेचना भी महानगर पालिका ने बैन किया, मगर उसमें ऐसा है कि हम जानते हैं गणपति आने के 10 दिन पहले। 10 दिन पहले, सही बात है। ये जो हमारा जागरण है ना, ये 3 महीने पहले जागना है। क्योंकि हमने ये पाया है, हम पूरे नागपुर शहर में घूमते हैं, हमने रेड भी किए, बहुत कुछ किया हमारे संस्था की तरफ से, एनएमसी की तरफ से, मेरे साथ में मिलके। अगर छोटे छोटे मूर्ति बेचने वाले पीओपी की मूर्ति खरीद लेते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको बेचेंगे। क्योंकि देखिए, ये कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, ये टोटली 500 मूर्ति खरीदते हैं और उस पर मूर्ति में से शायद 100 रुपए कमाएंगे या 150 रुपए कमाएंगे, और अगर मूर्ति नहीं बिकी तो इनके ऊपर फटका भी बैठेगा। तो ऐसे लोगों को जब ये मूर्तियां खरीद रहे हैं उसके पहले ही आपको ये बोलना पड़ेगा कि बाबा पीओपी की मूर्ति इस बार संपूर्ण रूप से बैन है। एक बार मार्केट में आ गया फिर आपको उसको रोक पाना ये नामुमकिन सा है। आप थोड़ा सा कर रहे हो, पेपर ऊपर में छप रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, पीओपी, बात खत्म। सीरियस करके इसको आगे से आपको करना पड़ेगा। और एक चीज जो है कि एक चीज के लिए नागपुर महानगर पालिका को मैं बधाई देना चाहूंगा कि नागपुर एकमात्र शहर है पूरे देश में जिसमें आर्टिफिशियल टैंक का कॉन्सेप्ट इतना जोड़ पकड़ चुका है। आज 250 आर्टिफिशियल टैंक खड़ा कर रहे हैं नागपुर महानगर पालिका। आज ऑलरेडी करीब 50-60 खड़े हो गए पहले ही दिन में। फुटाला में जिस साइड में हम रहते वहां पे 4 टैंक लग चुके हैं, सवेरे में गया था। तो ये एक कोशिश है करने का, मगर लोगों को भी सोचना पड़ेगा, आम जनता को। आज पीओपी की मूर्ति क्या है, सस्ती है, पीओपी की मूर्ति दिखने में अच्छी है, पर लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न उतना है नहीं बॉस।
मतलब उनको समझाना पड़ेगा कि आप आपके लिए नहीं कर रहे, आप आने वाले प्रजन्म के लिए कर रहे हैं। फिर भी हमने काफी परिवर्तन, बदलाव देखा है। जैसे हम फुटाला लेक में 12 साल से रह रहे हैं। अगर हम एकदम पहले की बात करें तो लोग मूर्ति देना तो दूर की बात, निर्माल्य भी नहीं देते थे। जी सही बात। उनका यह था कि हमारे बप्पा पूरे फूल से सुसज्जित तालाब के अंदर जाएंगे तभी हमको मन को शांति मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। ये किस्सा देखा हुआ है, क्योंकि कई बार शुरुआत में जहां तक मेरी जानकारी है झगड़े भी हुए इस बात पर। बहुत लोगों को निर्माल्य मांगना ये इतनी बड़ी बात थी जैसे उनकी संपत्ति मांग ले रहे हो आप। ये कंसेप्ट तो मैंने भी देखा है। और साथ ही साथ उसमें ये था कि मूर्ति को विसर्जित करने के लिए जब वो जाते थे तो मूर्ति को कृत्रिम टैंक पहली बार जब रखे गए थे तो वहां पर लोग जब इंसिस्ट करते थे, लोग उन्हें गालियां देते थे। बिल्कुल, हम खाए हैं। तो ये बातें हैं, हमने खाया है। लेकिन स्थिति यही है कि हम इस चैनल के माध्यम से हम सारे गणेश भक्तों से भी ये विनती करना चाहिए कि बाप्पा एक ऐसे भगवान है जो बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, तो उन्हें वो चीज़ें वो हमें दे। इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं उनका विसर्जन भी बुद्धिमत्ता से विहीन होकर नहीं तो बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए। बाप्पा अपने निज स्थान तो वैसे भी जाते हैं, उसके लिए हमें हमारी ज़रूरत नहीं है, मगर साथ ही साथ हम अगर किसी चीज़ को अपने घर लाते हैं, किसी भगवान को हमारे घर लाते हैं, उनका 10 दिनों तक उनके आव भगत करते हैं, और जब उनको जाते हैं तो उन्हें भी उतने ही सम्मान और उतने ही सरलता के साथ भेजिए, जिसके तहत वो भी अगर जाए तो निश्चित तौर पर उन्हें ये समाधान रहे कि मैं अगर जा रहा हूँ तो किसी का गलत करके नहीं जा रहा हूँ, किसी को परेशान करके नहीं जा रहा हूँ। कृत्रिम तालाब इसीलिए है। ये मुख्य रूप से विषय। सर विषय इस पर थोड़ा सा आगे हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि गणपति का मौसम है और गणपति के जरिए एक बात ये, सबसे ज़्यादा कचरा गणपति उत्सव के दौरान या फिर बाकी उत्सव के दौरान निकला जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम भक्ति में इतने लीन होते हैं कि इन चीज़ों को नहीं कर पाते, या फिर कोई तो ऐसी बात है कि हमें उसमें उतना सीरियसनेस नहीं रहा क्योंकि बीवी जी काम कर रही है या फिर एजी काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की ये इन भावनाओं को बदलने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे एक संदेश के तौर पर? देखिए, ऐसा है, शहर हमारा है, और देखिए ये ना बहुत मतलब बहुत डीप क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा अलग आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे एक व्यक्ति है, वो अमीर है, उसके पास काफ़ी पैसे, तो वो अपने घर में जिस कमरे में बैठा है वो कमरा तो ठीक है, पूरे घर को जगमगाता है, पूरे घर में लाइट्स लगे हुए हैं, एसी चल रहे हैं, फैन चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? 10,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, मैं पे कर दूंगा, मेरे पास है। बिल्कुल है सर, पर आने वाले दिनों में जब बिजली ही नहीं रहेगी, कोयला ही नहीं रहेगा, तब आप पैसे का क्या करोगे? तो ये जो संवर्धन संरक्षण है ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आज अगर हम पानी की भी बात करें जनाब, तो करोड़ों लोग हैं जिनको स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलता है। ये बात सही है, कुछ लोगों को मिल रहा है। तो उसी तरह से आज हमको क्या लगता है कि एज बिकॉज हमारे पास पैसे हैं, हम अमीर हैं, हम खूब सारे हम बड़ी मूर्ति खरीद सकते हैं, हम रोज फूल खरीद सकते हैं, पर ये हर चीज हमारा नेचुरल रिसोर्स है। हर चीज जो हम यूज करके फेंक रहे हैं, हम एक कचरा जनरेट कर रहे हैं, हर चीज। और हमें यह सोचना पड़ेगा कि कोई भी चीज जब शुरुआती में बनना शुरू होता है और हमारे तक आता है, यहां तक ये कुर्ता ले लीजिए, मैं हर समय सफेदी पहनता हूं, मेरे पास कुछ कुर्ते और शर्ट है, मैं वही पहनता हूं जी, क्योंकि जो बोलते हैं वो करना चाहिए सर। आज अगर हम रोज कपड़े बदले और कपड़े भैया पुराने हो गए फेंक दो, ऐसा तो ये कपड़ा नहीं है सर। ये कपड़े बनाने के लिए काफी सारा ईंधन लगा है, काफी सारा पानी लगा है, बहुत सारे रिसोर्सेस लगे हैं, तब जाके ये कपड़ा मेरे शरीर तक आया है। सही बात है। तो ये जो है हमारी जो एक सोच है, आस्था के सामने व्यवस्था अक्सर कमजोर पड़ते हुए हमने देखा है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय की, किसी के भी हो, ऐसा मैं कोई धर्म स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, मगर आस्था जो है उसके सामने व्यवस्था जो है वो बार बार कमजोर पड़ ही जाता है। और आज भी लोग काफी हद तक मूर्तियां करते, तालाब में विसर्जित करते हैं, पिछले 12 साल हो गए, निर्माल्या दे देते हैं, मगर आज भी 100 में से ऐसे 2-3 तो नमूने निकल ही आते हैं। पिछले साल आप सोचिए कोविड काल में इतना रेस्ट्रिक्शंस, पिछले बार तो लॉकडाउन था जी, उस समय एक महिला आई, उनके हस्बैंड भी थे, हमने उनको समझाया, हस्बैंड तो मान गए,
मगर महिला मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि मैं गणपति जी का विसर्जन तालाब में ही करूंगा। हमारे बच्चों ने उन्हें मना किया कि ये आप नहीं कर सकते, तो वहां खड़े होकर महिला कह रही हैं कि अगर मेरे गणपति का विसर्जन आपने तालाब में नहीं करने दिया तो आप परीक्षा में फेल हो जाओगे। ऐसी 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 चीजें, ऐसे ऐसे अभिशाप, श्राप दे रहे। तो इनके मेंटेलिटी को बदलना कब बदलेगा भाई? और पढ़े लिखे लोग हैं जनाब जी। हमने नागपुर शहर में देखा है, चमचमाती कार से आके कार रुकती है, गेट खुलता है, पढ़े लिखे इंसान उतरते हैं, चाहे आदमी हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, और प्लास्टिक के बैग में कचरा ऐसा घुमा के नाग नदी में फेंकते। ये वही नाग नदी है जो हर साल नागपुर महानगर पालिका इतनी मेहनत करके क्लीन करते हैं, फिर भी ये आके फेंकते। जबकि आज आधे नागपुर का कचरा बीवीजी और आधे नागपुर का कचरा एजीएन वगैरह उठा रहे हैं, उसके बाद भी पढ़े लिखे लोग इस तरह से गंदगी करते हैं। ये सोच जो है ना सर, ये बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, ये जो इंटरव्यू था निश्चित तौर पर हर किसी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम कितने सही हैं और कितने गलत। दोस्तों बात तो सही है, हम हमारे घर में कचरा नहीं होने देते, हमारे रूम में कचरा नहीं होने देते, तो हमारे शहर में कचरा क्यों होने दें। दूसरी बात, घर का पानी हम चाहते हैं कि साफ़ मिले, हमारे बच्चे साफ़ पानी पिए, मगर हम पानी साफ़ नहीं रखना चाहते। अगर हम ही ये करेंगे तो हमारे बाद की पीढ़ियाँ किस तरह का पानी पिएगी, आप सोच सकते हैं। आज आधे से ज़्यादा बीमारियाँ सिर्फ पानी पीने की वजह से, पेट की वजह से होती है, वहाँ पर गलत चीज़ें जाने की वजह से होती है। तो हम इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सवाल आप भी खुद से पूछिए। क्योंकि ये इंटरव्यू जो था ये किसी स्पेसिफिक त्यौहार के लिए नहीं था, स्पेसिफिक धर्मों के लिए नहीं था, या फिर स्पेसिफिक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। ये था उन हर व्यक्तियों के लिए जो यहाँ इन चीज़ों के माध्यम से गलत चीज़ें सोच समझकर या फिर कभी कभी अनजाने में भी कर देते हैं। अब सोचिए, ये चित्र आपने नागपुर में कई बार देखा होगा, नाग नदी के हर किसी पुलिया पर, कि वहाँ पर लोग आते हैं, रुकते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं और कचरा सीधा नाग नदी में फेंक देते हैं। गलत है। कहीं ना कहीं ये तो सोचिए कि शहर हम अपना ही गंदा कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में अब कुछ ना कुछ तो बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक निश्चित रूप से आस्था भी उतनी कारगर साबित नहीं होगी। क्योंकि हम जिस भगवान की पूजा फिलहाल कर रहे हैं, उन्हें गणेश जी कहा जाता है, बुद्धि का देवता कहा जाता है। उनकी पूजा भी उतनी ही बुद्धिमत्ता के साथ करनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये आस्था के विरोध में तो नहीं है, मगर व्यवस्था के साथ ज़रूर है। सर, इतने व्यस्त समय में से आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और आपको आपने इतना वक्त दिया और इतनी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था सिक्के का दूसरा पहलू। मेरे साथ अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग व्यक्तियों को लेकर हम फिर आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एनरिच न्यूज। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।